नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए मतदान सुबह से ही शुरू हो गया है। दूसरे फेज में 12 राज्यों की 95 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। यूपी की मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़ और हाथरस सीट पर 1.41 करोड़ मतदाता 85 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। मतदान जारी है और इसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। बता दें आपको कि मथुरा सीट की अगर बात करें, वहां से हेमा मालिनी का मुकाबला आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह और कांग्रेस के महेश पाठक से है। फतेहपुर सीकरी में भी इलेक्शन आज हो रहा है। वहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर मैदान में हैं और यहां से राज बब्बर का मुकाबला भाजपा के राजकुमार चहल और बीएसपी के श्री भगवान शर्मा से है। बिहार की भी बात कर लेते हैं। वहां पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण सीटें हैं ये भी आप जान लीजिए। बिहार के कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर मैदान में हैं। तमिलनाडु के शिवगंगा से कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां कार्ति चिदम्बरम का मुकाबला बीजेपी के एच राजा से है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीटें हैं जिन पर आज दिन भर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। जम्मू कश्मीर का भी आप हाल जान लीजिए। वहां के उधमपुर से भाजपा के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह और जेके पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह से है। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला चुनाव मैदान में है। फारूक अब्दुल्ला का मुकाबला बीजेपी के खालिद जहांगीर से है। इसके साथ ही दूसरे फेज में तमिलनाडु की सभी 38 लोकसभा सीटों, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, बिहार, असम और उड़ीसा की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटें, जम्मू कश्मीर की 2, मणिपुर और पुडुचेरी की 1-1 सीटों पर मतदान हो रहा है। और इसके साथ ही उड़ीसा विधानसभा की 35 सीटों के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 15.80 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 1602 प्रत्याशी इस बार इस फेज में सिर्फ चुनावी मैदान में है। तो आज दिन भर हमारी इस पोलिंग पर, मतदान पर निगाहें बनी रहेंगी। तो हम आपको बताते रहेंगे हर बूथ पर क्या हो रहा है। खास तौर से उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें हैं जहां आज मतदान हो रहा है। आपको मालूम है कि पहले फेज में भी 8 सीटों पर मतदान हुआ और इस बार सेकेंड फेज में भी 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। और जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, चाहे वो मथुरा हो, फतेहपुर सीकरी हो, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग बूथों पर पहुंचे हुए हैं, हम ये आपको बताएंगे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं, नेशनल वॉइस के सभी दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में अगर आज चुनाव है तो जरूर बाहर निकलें और जरूर मतदान करें। पहले फेज के बाद अब दूसरे फेज का रण जारी है। यूपी की 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कौन कौन सी वो सीटें हैं ये आप जान लीजिए। नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी, इन सभी सीटों पर आज वोटिंग की जा रही है। दूसरा फेज इसलिए भी खास है क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और सपा बसपा रालोद के महागठबंधन ने हर सीट पर मजबूत और नामी प्रत्याशियों को उतारने की कोशिश की है। मथुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से अभिनेत्री हेमा मालिनी को मैदान में उतारा है। आपको मालूम है, हेमा को कांग्रेस की ओर से महेश पाठक टक्कर दे रहे हैं और उसके पहले महेश 2004 में चुनावी मतदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें उस बार हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों का मुकाबला करने के लिए महागठबंधन प्रत्याशी नरेंद्र सिंह मैदान में हैं। फतेहपुर सीकरी की सीट पर भी मुकाबला काफी रोमांचक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम नेता और अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें, वो वोट डालने के लिए पहुंचे और उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री वो पहुंची।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, वो पहुंचे वोट डालने के लिए। आपको हम दिखा रहे हैं पी चिदम्बरम वोट डालने के लिए पहुंचे, पूर्व वित्त मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमल हासन और रजनीकांत, अभिनेता और नेता रजनीकांत और कमल हासन, ये दोनों ही वोट डालने के लिए पहुंचे। तो अलग अलग इलाकों से, अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें आ रही हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और आइए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। विनय सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही अभिषेक वाजपेयी जुड़ गए हैं हमारे साथ आरएलडी की ओर से, आपका भी स्वागत है। 8 सीटें उत्तर प्रदेश की। विनय सिंह जी, क्या उम्मीद है, क्या तैयारी, और आज वोटर्स का मूड ये तय करेगा कि किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी। अपने प्रचार कार्य पर कितना भरोसा है आपको? देखिए, पहले चरण का मतदान जब हुआ है तो उसने अपने आप बता दिया है कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ रहा है। जिस तरह के पहले चरण के मतदान में 8 की 8 सीटें हमारा गठबंधन जीत रहा था, उसी तरह से इस फेज के भी मतदान में वहाँ के रुझानों को देख करके ये पता चल रहा है लोगों को कि हमारा गठबंधन ये 8 सीटें यह जीतेगा, निश्चित जीतेगा, क्योंकि हमारे नेता ने काम किया है, हमारे लोगों ने काम किया है, हमारे गठबंधन के नेताओं ने काम किया है। अखिलेश यादव ने इतना डिलीवर्ड किया था ले आकर के धरातल पे पब्लिक के बीच में कि आज जनता उस चीज़ को जानती है। फिर अखिलेश यादव को दोबारा लाने का प्रयास जनता का है कि किसी तरह से इस भ्रम और जुमले और झूठ की सरकार से निजात मिले और इस महागठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में आए। यह जनता का प्रयास है और 8 सीटें हम जीत रहे हैं। अभी आपने दिखाया एक चीज़ और मैं उस पर भी बोल दूं कि बहन जी ने जो ट्वीट किया है, और उन्होंने सही ट्वीट किया है। आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री कोई ऐसा व्यक्ति तो होता नहीं है, वह एक संवैधानिक पद पर होता है जो कि चुनाव आयोग ने जो प्रतिबंध किया था उनके व्यक्तित्व पे और उनके आवाज पे। उनका आवाज ये थोड़ी ना कि घर में मौन व्रत धारण कर लें, उसके लिए नहीं मना किया था, पब्लिक डोमेन में जाने के लिए कि आपकी आवाज जो है पब्लिक के बीच में नहीं जाएगी जो कि प्रचार का रूप धारण करे। आपका व्यक्तित्व तो ऐसा है, हल्का तो है नहीं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर आप पब्लिक के बीच में जाकर के इस तरह मदारी का काम, इस तरह से नाटक का कार्य करेंगे तो प्रचार इसी को तो कहते हैं। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री रहते हुए। एक सेकंड विनय जी, वो कह रहे हैं कि पूजा करने का अधिकार, मंदिर जाने का अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। ये मदारी और नाटक ये क्यों कह रहे हैं आप? मंदिर में जाना क्या नाटक करना है? बिल्कुल। आप ये बताइए, पूजा करने का अधिकार सबको है, सब लोग घरों में पूजा करते हैं, लेकिन उस पूजा स्थल को अगर आप ले आकर के चौराहे पे खड़ा करके आप पूजा, आप क्या ये लखनऊ में पूजा नहीं कर सकते थे? आप क्या लखनऊ में पूजा नहीं करते हैं? क्या आप अपने घर में पूजा नहीं करते? अगर चुनाव तो आयोग आप थोड़ी तय करेंगे विनय जी कि कौन कहाँ पूजा करेगा, कौन अपने घर में तय पूजा करेगा और कौन मंदिर जाकर पूजा करेगा, ये आप तय करेंगे? नहीं, तो यह तो ये भी कोई तय नहीं करेगा। हिंदुस्तान के अंदर सबको बोलने की आजादी है। अगर चुनाव आयोग ने उनको बोलने पर रोक लगाया, अगर पब्लिक डोमेन में जाने के लिए रोक लगाया तो उनकी गलतियों की वजह से लगाया। आप चाहते हैं कि जो सार्वजनिक पूजा स्थल या इबादत स्थल है, मंदिर मस्जिद, वो नहीं रहे, उन्हें बंद करवा दिया जाए? वो बंद ना कराया जाए, वो क्यों बंद कराया जाएगा? लेकिन आप ये बताइए, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर है, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति तो है नहीं। अगर वह चुनाव आयोग ने उनको प्रतिबंधित किया तो किस चीज के लिए प्रतिबंधित किया है? उनको रैलियां करने के लिए प्रतिबंधित किया है, ट्वीट करने के लिए प्रतिबंधित किया है, किसी भी तरह का प्रचार करने के लिए प्रतिबंधित किया है। वो ये कह रहे हैं कि वो जो मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सुन लीजिए, सीधी सी बात है। अब चुनाव आयोग यह नहीं बताएगा कि आप लखनऊ में प्रचार नहीं करेंगे, आप जो है इलाहाबाद में प्रचार, उसने प्रचार बंद किया। अब आप लखनऊ में प्रचार करना शुरू कर दीजिए, कर दिए। गोरखपुर में तो मना नहीं किया था। अब गोरखपुर में प्रचार क्या, किसने प्रचार किया? ये दलित के घर पे जाकर के खाना खाना और इस तरह से जाकर के दर्शन करना, पूरे लाव लश्कर के साथ पूरे अपनी सुविधाओं को लेकर के मंदिर में जाना, और ये क्या है प्रचार और कैसे होता, आप बता दीजिए जरा। ठीक है अभिषेक जी,
मुझे जरा का डिफरेंस समझा दीजिए पहले, फिर मैं दूसरे फेज का जो इलेक्शन है उसमें जो सीटें हैं उस पर आऊंगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर विनय जी ने ये मसला छेड़ा है और ये आज खबर में चल रहा है, मायावती ने जिस तरीके से ट्वीट करके निशाना साधा है, मंदिर जाने से क्या रोक देंगे आप लोग किसी को? मंदिर अगर कोई जा रहा है, मना किया गया इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रचार करने से। किसी का ये कहना है कि आज आस्था का दिन है, आज मैं मंदिर में पूजा करने के लिए, मत्था टेकने के लिए जा रहा हूं। तो इसमें अगर आप प्रचार ढूंढ रहे हैं तो क्या आप भी वही राजनीति कर रहे हैं जिसका आरोप आप दूसरों पर लगाते हैं? सुब्रा जी, पहले मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से सभी जो हमारे दूसरे राउंड के दूसरे फेज के वोटर्स हैं उन सबसे अपील ये करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जा करके अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि अच्छी सरकार बन सके। और जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, धरातल से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उन्होंने देखा 5 साल में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, उस बेस पे जा करके वोट दें। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि चुनाव आयोग एक ऐसा, उसने जब प्रतिबंध लगाया तो उसने इसलिए नहीं लगाया कि आप जाकर के कहीं पे प्रचार कीजिए या कहीं पे जाकर के खाना खाइए। मैं आपको कल के हमारे मुख्यमंत्री जब गए थे तो मैं आपको सबसे पहले, आपको भी मालूम है, आप मीडिया के हैं तो हमको आपको मालूम हो कि ये उनके शेड्यूल में कहीं पे ये नहीं था कि वो दलित के घर जाएंगे। और शायद जहां तक मेरा ध्यान है, शायद अशोक नाम है जिनके घर गए थे वो, और जब वहां पे गए थे तो उन्होंने गुड़ और चना खाया। ठीक है, उनके जब शेड्यूल में नहीं था तो उन्होंने अचानक से कहां से अपने शेड्यूल में कर लिया, जब उनका शेड्यूल किसी दूसरे चीज के लिए था। अगर ये चीज ये बाद में भी तो कर सकते थे भाई। चुनाव पीरियड जब वोटिंग पीरियड या फिर आपके जब प्रतिबंध खत्म हो जाता उसके बाद आप चले जाते। हमने कहा मना किया कि आप मत जाओ, आप उसके बाद भी जा सकते थे। लेकिन ये उन्होंने संविधान, सारे संविधान के नियमों को, चुनाव आयोग के प्रतिबंध को उन्होंने ताक पे रख करके उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने अपने प्रचार का नया स्टंट निकाला कि मैं तो मुख्यमंत्री हूं, मैं किसी चीज को नहीं मानता हूं और मैं जाऊंगा। अब मैं मुख्यमंत्री के नाते जाऊंगा। अगर वो इसी अपने हर एक नियम को मानते हैं, हर एक कानून को मानते हैं, वो जैसी बात कहते हैं, तो उनको चाहिए था कि जब उनके पास से प्रतिबंध हट जाता चुनाव आयोग का तो वो जाते, अपना पूरा समय देते, हो सकता पूरा दिन देते, मैं कह रहा हूं। ठीक है, ठीक। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, मैं आपको कुछ टाइम पहले बता दूं कि बड़ा विवाद हो रहा था कि राम मंदिर क्यों नहीं गए राहुल जी, लोग राम मंदिर के लिए क्यों नहीं जाते, दर्शन करने क्यों नहीं जाते। प्रधानमंत्री ने 5 साल में कितनी बार जाकर के राम मंदिर हुआ, जाकर के इधर दर्शन कर लिए। ठीक। इनको अयोध्या की याद कब आती है? जब चुनाव आते हैं तब इनको अयोध्या की याद आती है, तब दलितों की याद आती है, तब किसानों की याद आती है, तब विकास की याद आती है। जब श्री अखिलेश यादव जी ने, लोगों ने टैक्स पे किया, अखिलेश यादव जी के जब बजट आया उनके पास तो उन्होंने धरातल से जुड़े हुए सारे काम किए। लोग इतना अच्छा सुंदरीकरण कराया। उस सुंदरीकरण का इन्होंने क्या किया कि आज आप जाकर के देख लिए, जनता के करोड़ों अरबों रुपए डूब गए। किस वजह से? इन्होंने क्या किया कि उस पर जांच बैठा दी। ठीक है भाई, आप जांच बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने किया नहीं तो डरे क्यों? ठीक, उन्होंने जांच बैठा, लेकिन उससे मिला क्या? जांच में निकला भी कुछ नहीं और हजारों करोड़ों अरबों रुपए खप गए। क्यों खप गए? आज आप जा करके देखिए कितनी सारी मशीनें खराब हो गई हैं। गोमती के नाम पे उन्होंने छल किया। नहीं, ये वैलिड पॉइंट है जो आप कह रहे हैं, ये वैलिड पॉइंट है। सुब्रा जी, एक चीज और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं बीजेपी से सवाल भी पूछूंगा इस चीज के लिए। जब गंगा के लिए संस्था बनी, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, राष्ट्रीय गंगा मिशन की अध्यक्षता कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी। आज तक 5 साल में उसकी एक बार भी बैठक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? करोड़ों अरबों रुपए जनता का है, जनता देती है टैक्स, तब आता है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, मैं आती हूं उस पर अभिषेक जी। लेकिन ये वैलिड पॉइंट है आपका जो आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो प्रतिबंध लगाया, जो कार्रवाई की, उसका सम्मान कम से कम करना चाहिए था। मंदिर में जाना, पूजा करना, मत्था टेकना एक बात है, लेकिन आप दलित के घर अगर जा रहे हैं और वहां पर भोजन कर रहे हैं तो इससे जाहिर है कि उस प्रतिबंध का उल्लंघन होता है। और इसे हम और समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज और सुन लीजिए जी। अरे वो किसी एक ट्रस्ट के गोरखनाथ मंदिर के खुद भी महंत हैं। वहां पे सारे देवी देवताएं, आप जाएंगे गोरखनाथ मंदिर में तो सारे देवी देवता वहां पे मिलेंगे, वह तो वहां पूजा करते ही हैं। इस तरह का छलावा ये साफ साफ दिख रहा है
कि यह चुनाव आयोग के आदेश को न मानने का कसम इस भारतीय जनता पार्टी ने खा रखा है, क्योंकि इनका आदत है। इन्होंने जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं सबको अपनी मुट्ठी में कर रखा है, सबको ध्वस्त कर दिया है, सबको बर्बाद कर दिया है, सबको बदनाम कर दिया है। आप ये बताइए, इससे पहले टीएन शेषन थे, कभी किसी ने चुनाव आयोग के कार्यों कार्यशैली पे उंगली उठाई थी? आज क्यों कहना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष कार्य नहीं कर रहा है? यह संदेह है, यह कहीं न कहीं दिख रहा है, तब कह रहा है। और इससे पहले टीएन शेषन के कार्यशैली का सब लोग कसमें खाते हैं। चलिए ठीक है, हालांकि सुब्रा जी, मैं एक बात- सर मैं आ रही हूँ, एक बार मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ सर। अभिषेक जी एक सेकंड में रोक रही हूँ, आ रही हूँ आपके पास। लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दूं कि जो वोट मीटर है लगातार हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग हुई है, जितने % वोटिंग हुई है अलग अलग सीट्स पर, स्पेशली जो 8 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, वहां पर कितने % वोट हुए हैं सुबह 9 बजे तक, वो हम आपको दिखा रहे हैं। उस पर नजर आप रखिएगा। इसके साथ ही हम आपको हाथरस लिए चल रहे हैं, जहां पर उमाकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। उनके आसपास कुछ लोग भी होंगे। उमाकांत, वहां पर किस तरह के इंतजाम हैं, जरा ये बताइए। सुबह से कितना उत्साह लोगों में दिख रहा है सुरक्षा को लेकर के, और खासतौर से ईवीएम को लेकर के, क्या लोगों में संतोष है? जी बिल्कुल सुविधा, मैं आपको बता दूं इस समय हम हाथरस के बागला इंटर कॉलेज के पोलिंग बूथ पर हैं, जहां जिसको आदर्श पोलिंग बूथ बनाया गया है। इसमें करीब 12 पोलिंग बूथ हैं, जिसको लेके सुबह से जो यहाँ के वोटर्स हैं, काफ़ी जोश है और सुबह से लंबी लंबी कतारों में लगे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो फोर्स काफ़ी ज़्यादा फोर्स तैनात कर दिया गया है और काफ़ी सुरक्षा है। और इधर हम बिल्कुल जनता के पास में जो मतदाता हैं उनके पास में, इनसे भी हम इनकी जानेंगे कि क्या है इनका मूड है और कैसा ये लोग जो सांसद है उसको चाहते हैं, क्योंकि हाथरस से 8 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था और किसको ये चुनेंगे। जी आप वोट डालने आए? हाँ जी, वोट डालने आए। कैसा सांसद चाहते हैं? अच्छा उत्साह होता है, जो सरकार आएगी देखा जाएगा, जो काम करेगी उसी के लिए वोट दिया जाएगा। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ में, उनसे भी हम बात करेंगे। आप वोट डालने आए? जी वोट डालना है। क्या नाम है आपका? मुकुल कुमार नाम है मेरा। कैसा सांसद चाहते हैं आप लोग? ये बहुत अच्छे आते हैं, एकदम बढ़िया होना चाहिए। फिर भी युवाओं में भी थोड़ा अच्छा होना ही चाहिए, मतलब ये कि कुछ करें लोगों मतलब ये लोग ये चाहते हैं कि जो सांसद हैं वो युवाओं की तरफ भी सोचें और जो अच्छे कार्य भी करें। जी जी उमाकांत, जरा उनसे ये भी पूछिए आप कि कौन कौन से मुद्दे उनके जहन में हैं, जिन मुद्दों के आधार पर वो वोट करने का मूड बना रहे हैं। जी बिल्कुल, हम यहाँ से जानेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं और जिन किन किन मुद्दों पे ये लोग बात करेंगे। जी आप वोट डालने आए हैं? क्या क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा तो ये मुद्दों नोटबंदी को और सबरे धंधे ना है, हमें तो साइकिल पे देना है। GST। जी आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे ये मुद्दे हैं कि आज जो समाज में शिक्षा को दरकिनार किया जा रहा है और जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके इंजीनियरिंग बीएड वगैरह करा रहे हैं और उन लोगों से ये कहा जा रहा है इतने पैसे खर्च होने के बाद में कि आप अपने बच्चों से पकौड़े और चाय बिकवाइए। तो ये हम ये कहते हैं अगर यही पकौड़े चाय बेचना है तो बच्चा बचपन से ही बेचे। स्कूल प्राइमरी और डिग्री कॉलेज में जाने की क्या जरूरत है, इनको बंद कराइए तो हम चाय पकौड़े बिचवाएंगे अपने बच्चों से, हम खुद बेच देंगे। हमारे पास ये सबसे बड़ा मुद्दा है, या तो शिक्षा खत्म कर दी जाए इस हिंदुस्तान से, या हिंदुस्तान में शिक्षा बरकरार रखनी है तो नौकरी रोजी रोजगार बच्चों को दिया जाए और देश को समृद्ध और खुशहाल बनाया जाए। जी सुविधा, आपने बिल्कुल यहाँ सुना। जो मतदाता है उनका कहना है कि यहाँ जो शिक्षा का बात है, जो शिक्षा को लेकर बहुत लोग परेशान है, भोपाल के लिए परेशान है। जी ठीक है, हम उमाकांत मैं वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन सीधे हम बुलंदशहर का रुख कर रहे हैं, जहां पर मोहित जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता। मोहित, आप भी बताएं, यही सवाल आप भी बुलंदशहर के लोगों से पूछें कि आखिर कौन कौन से मुद्दे उनके जहन में हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिन पर वो मतदान कर रहे हैं, और कितना उत्साह लोगों में है। जरा दिखाइए अपने आसपास का नजारा।
जी बिल्कुल, सेकंड फेज का आज मतदान शुरू हो चुका है और बुलंदशहर में भी हालांकि जो सुबह की भीड़ थी वो उस समय वोटर लगातार बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वोटरों की जो लाइन है वो थोड़ा कम हो रही है, लेकिन हालांकि फिर भी जो बुलंदशहर के वोटर हैं वो निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। हमारे साथ कुछ वोटर हैं जो यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आखिर किन मुद्दों पर उन्होंने प्रत्याशियों को मतदान दिया है। आपने वोट डाला है, वोट दिखाई, निशान दिखाइए वोट डालने का। आप अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया है प्रत्याशियों को, बताइए क्या मुद्दे आपने रखे हैं? आपसे क्या नाम माता जी आपका? अच्छा माता, वोट डाल दिया आपने। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग की है? आप जिले में कौन से मुद्दे आपको नजर आते हैं, बताइए। विकास के मुद्दों पर आपने, बहुत बढ़िया। हमारे साथ एक बाबूजी मौजूद है। बाबूजी क्या नाम है आपका? सुभाष। आपने किन मुद्दों पर लेकर आपने प्रत्याशी को वोट दिया है? विकास पर, देश की सुरक्षा पर, भारतीय एकता पर। अच्छा, तो क्या लगता है कि मतलब ये विकास के जो मुद्दे हैं उन पर जो पहली सरकार थी वो कामयाब हो रही है, या उन मुद्दों को लेकर जो आपके प्रत्याशी हैं वो उस विकास को बुलंदशहर में अंजाम दे पाएंगे? कामयाब हो रही है और हो रहा है काम। पहले क्या विकास कार्य हुए पहले की सरकारों में बुलंदशहर में? हुए हैं जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो बुलंदशहर के वोटर हैं उनका सीधा सीधा कहना है कि जो मुद्दा है वो पूरा विकास का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, सुरक्षा, महिला सुरक्षा का मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर बुलंदशहर के वोटर मैदान में हैं और आज जो मतदान दिवस है उस पर वो लोग वोट डालने आए हैं। कुछ और वोटर साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोटिंग किया है। क्या नाम है बाबूजी आपका? प्रमोद गुप्ता। आप बताइए किन मुद्दों को लेकर आपने आज वोट किया है? मुद्दा सिर्फ देश हित का है, राष्ट्र हित का, और मोदी को वोट जाएगी, बस एक ही बात है। देश हित में मोदी काम कर रहे हैं आपको? देश हित में मोदी काम कर रहे हैं। माता जी आप बताइए क्या नाम है आपका? आशा गुप्ता। क्या लगता है आपको किन मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग किया है आज? मतलब वही देश हित के लिए, महंगाई कम होनी चाहिए और काफ़ी कम हुई है और होनी चाहिए। एक और माता जी वोट डालने आई हैं और बहुत ही वृद्ध हैं जो कि बैसाखी के सहारे से चल रही हैं, लेकिन उनका जज्बे को सलाम है, नेशनल वॉइस की टीम के जज्बे को सलाम करती है कि वो वोट डालने आई हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या मुद्दे हैं उनके पास में, किन मुद्दों को लेकर वो किस प्रत्याशी को वोट देना है। माता जी क्या नाम है आपका? कमला गुप्ता। किन मुद्दों को लेकर आप आज प्रत्याशी को अपना वोट देने आई हैं? मैं तो मोदी को दूंगी वोट। क्यों देंगी? क्या वजह है कि आप मोदी को वोट देना चाहते हैं? वो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, इसलिए। क्या अच्छा काम? देश के लिए, विकास देश के लिए ये हाईवे बना दे, यहीं पहुंच जाते हैं। और जो है पहले जाम में फंसे रहते, अब तो जो कोई वही ना परेशानी, सब यहीं चले जाए सीधे। हाँ, और वैसे भी जो है गुंडागर्दी कुछ कम है। पहले तो जो है गली गुची में सब में घूमते रहते सब। बहुत बढ़िया। माता जी ने कहा कि जो मुद्दे हैं सुरक्षा के उनको लेकर वो वोट देने आई है, देश हित में वोट देने आए हैं। कुछ यूथ, कुछ युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे और किन मुद्दों को लेकर वो आज वोटिंग करने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह, किन मुद्दों को लेकर आप आज वोट करने आए हैं? मुद्दों को क्या सर, एक तो थोड़ा विकास में इतना जैसा सबका साथ सबका विकास था कह करके वोट लिया था मोदी जी ने, तो अब उस तरीके से अपना सक्षम नहीं रहे उस बात में वो करने पर। और दूसरा क्या है, जैसे रोजगार के हिसाब से कहा था कि रोजगार सबको दिया जाएगा, उस तरीके से नहीं हो पाए सक्सेसफुल। तो कहीं ना कहीं मतलब नाराजगी है और इस बार जो परिवर्तन आप चाहते हैं और कुछ चेंजेस को लेकर आप यहाँ वोट डालने आए हैं। जी, चेंजेस हम चाहते हैं कि मैं एक कोई अब की बार नया हो तो कुछ अच्छा होगा, तो नई योजना मिलेंगी। मोहम्मद शाह ने जैसे बताया कि जो पिछली बार जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर पिछली सरकार कामयाब नहीं हो पाई, जो उसके वादे थे उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। आप नजर बना के रखिए मोहित, आप नजर बना के रखिए, मैं फिर से एक बार आऊंगी आपके पास वापस। लेकिन कुछ मुद्दे जो कि यहाँ पर लोगों ने उठाए हैं, उसमें रोजगार का मसला है, उसमें विकास का मसला है, उसमें सुरक्षा का मसला है, सड़क, बिजली, पानी का मसला हमेशा चुनावों में होता है। लेकिन मैं यहाँ पर बैठे पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूँ। विनय सिंह जी, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ। खासतौर से अभी हमने जिन 2 लोकसभा सीटों की बात की, हाथरस और बुलंदशहर, यहाँ पर जो मत है वो बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सुरक्षा के मसले पर, कुछ लोग कह रहे हैं रोजगार के मसले पर, जो इस सरकार में काम हुआ है उसका आकलन करके वो वोट डालने जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देश के नाम पर, राष्ट्रहित में वो वोट डालने जाएंगे और बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का नाम भी ले रहे हैं। किसका पलड़ा कितना भारी सर? सुब्रा जी, सीधी सी बात है कि हमारा गठबंधन चुनाव जीत रहा है। और रही बात अभी आपने कहा बेरोजगारी और इन सब चीज़ों के मुद्दों को लेकर के वोट, तो सही बात, आज पूरा देश
इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के वोट डाल रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं जो नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, उन्होंने वादा अपना पूरा नहीं किया। और दूसरी बात, एक जो बात आ रही है राष्ट्रवाद की, मैं राष्ट्रवाद के बारे में ये नहीं समझ पाता हूँ कि हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, हम अपने घर में बैठ करके हम अपने अस्तित्व को अगर खोजने लगें, अगर हम अपने पहचान को खोजने लगें, तो हमारे कहीं न कहीं नेतृत्व पे क्षमता में कहीं न कहीं कमी है। आप ये बताइए, भारत के अंदर रहते हुए और राष्ट्रवाद की बात हम करें, अरे हमारे भारत का रहने वाला हर व्यक्ति राष्ट्रवाद भक्त है, हर व्यक्ति जो है देश से प्रेम करता है। कौन राष्ट्रद्रोही भारत में रहेगा? कैसे उसको रहने दिया जाएगा? आप ये बताइए, जिस इंस्टीट्यूशन में आप अगर काम करते हो, आप उसके मुखिया हो, आपके अंडर में काम करने वाला अगर व्यक्ति आपके विचारों से विरक्त जाता है, तो क्या आप उसे रहने दोगे? उस इंस्टीट्यूशन में रहने देंगे? कतई नहीं रहने देंगे। अगर रहने देते हैं तो कहीं न कहीं आपकी कार्यशैली पे संदेह जाता है। तो ये राष्ट्रवाद कौन सा मुद्दा है? मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का, मुद्दा होना चाहिए डेवलपमेंट का, मुद्दा होना चाहिए देश को मजबूत बनाने के लिए कि हमारे देश के युवा रोजगार कैसे पाए, हमारा देश कैसे समृद्ध हो, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हमारे देश का किसान कैसे खुशहाल हो, हमारे देश में शिक्षा का स्तर क्या हो, हमारे देश में चिकित्सा का स्तर क्या हो, इन सब चीजों को मुद्दा मानना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि 5 साल काम किया उसने धरातल पे, इन सब चीजों को पहुंचा नहीं पाई, तो आज उस नाकामी को छुपाने के लिए कभी पाकिस्तान के पीछे बैठ करके राजनीति करती है, कभी हिंदू मुस्लिम के पीछे बैठ करके राजनीति करती है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अगर प्रधानमंत्री कोई बनता, अगर हम किसी सरकार को लेकर के आते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी चाहत होती है कि हमारे जो अधिकार होते हैं, हमारी जो देश होता है, उसको मजबूत ये सरकार करेगी, हमें रोजगार देगी। लेकिन इसमें ये नाकाम है। लेकिन आप लोग कितना कामयाब हुए हैं यही संदेश लोगों तक पहुंचाने में, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभिषेक जी, भावनाएं बहुत काम करती हैं भारतीय राजनीति में, और खास तौर से जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर जो इतिहास रहा है, भावनाएं प्रबल रही हैं, कभी जाति को लेकर के, कभी धर्म को लेकर के, कभी राष्ट्र को लेकर। अगर अभी भी लोग ये कह रहे हैं, बातचीत में राय बटी हुई है, और कुछ लोग ऐसे हैं कहने वाले जो राष्ट्रहित के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, तो कैसे देखा जाए इसे? नहीं, सुब्रा जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे राय जो बटी हुई है वो सिर्फ 2 लोगों में राय बटी हुई है। एक भारतीय जनता पार्टी में, जो अपने नाम पे उन्होंने धर्म और जाति के नाम पे पेटेंट करा रखा है, उसके अलावा कोई दूसरा बोल नहीं सकता। दूसरा, वो लोग जो वाकई में देशभक्त हैं, लेकिन देशभक्ति का प्रमाण वो बेचारे दे कैसे, क्योंकि वो विपक्ष में बैठे रहते हैं, इसलिए वो कुछ भी कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बोलेगी नहीं ऐसा नहीं है साहब, इन्होंने ये फेक काम किया, इन्होंने ये फेक काम किया, भले ही वो ओरिजिनल काम हो, लेकिन वो बताएंगे इन्होंने साहब फेक किया है, मैं जांच बैठाया इसी वजह से। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, जनता, आप जो कह रही हैं सुब्रा जी कि जनता बिल्कुल अपनी जो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है वो इस हिसाब से गवर्नमेंट उसको प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है उसको इस हिसाब से ले रही है। जैसे जब उन्होंने पुराने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने अपने कहा था कि हम काला धन लाएंगे, उनका मैनिफेस्टो में एक काला धन का मुद्दा हुआ था करता था, जिसमें सबसे बढ़ चढ़ के प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने बोला था कि 15-15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में आ जाएंगे जैसे ही हमारी गवर्नमेंट बनेगी। उसके बाद जब सरकार बन गई तो उन्होंने कहा कि ये तो देखिए, जब एक टीवी चैनल में इंटरव्यू दिया जा रहा था, वो दे रहे थे, तो उन्होंने कहते देखिए जनता भी जानती है जुमले की बात होती है, कोई किसी के पास आते नहीं है, तो जब आते नहीं तो उन्होंने वादा क्यों कर दिया? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, इन्होंने सबसे बड़ा झूठ बोला जिसके बेस पे ये आए थे, युवा जो हमारे सबसे ज्यादा वोटर्स हैं हमारे आज की डेट में हो गए हैं, और वो देश को प्रगति की आगे बढ़ाने की कोशिश करते, प्रगति के मार्ग पर ले जाते हैं। उसके लिए उन्होंने बोला कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे। 2 करोड़ देने को साहब कौन कहे, 1 करोड़ और चले गए। ठीक, इन्होंने स्टार्टअप योजना जो लॉन्च की, इन्होंने लोगों को, अब लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ठीक है उसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन उस ट्रेनिंग के लिए जो पैसा दे रहे हैं बेचारे, वो भी उनका वेस्ट जा रहा है, क्योंकि जब वो बैंक के पास जाते हैं ना तो लोग उनको लोन तक का नहीं देते, कहते हैं वो जाइए गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट के पहले सारे इतने पॉलिसीज बता रहे थे, बेचारे डर के मारे नहीं जाते कि हम कहां से पूरी करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट की जो संस्थाएं जो बैंक देती है लोन, ठीक है, वो इस वजह से लोन नहीं देते कि उनका एनपीए हो जाएगा तब क्या करेंगे, क्योंकि उनको भी जवाब देना पड़ता है गवर्नमेंट को। दूसरी बात। तीसरी बात मैं आपको यह बता दूं,
जब इन्होंने सरकार में, जब बीजेपी सरकार में आई थी तो इन्होंने ये बोला था किसानों का भी अहम मुद्दा था। इन्होंने बोला कि कांग्रेस 70 सालों में कुछ नहीं कर पाई। साहब, आपकी बीच बीच में सरकारें आती रही हैं, 5 साल आपको पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको दिया गया, तो आपने किसानों के लिए क्या किया? आपने बोला कि हम आय जो है वो दोगुनी कर देंगे और नई नई मशीनरी आपको देंगे जिसमें कि जो पैदावार है, जो फसल है और अच्छी तरीके से हो और जिसमें से आपकी लागत मूल्य कम आ जाए। यूरिया के लिए उन्होंने क्या किया कि जो बोरी हमारी पहले जो मिलती थी उसमें से 5 किलो और कम कर दिया, रेट उतना रखा। तो अब आप खुद जनता ने जब कैलकुलेशन किया, हर एक अर्थशास्त्री ने कैलकुलेशन किया, तो जनता को इन्होंने ठगा। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने साल भर काम क्यों कुछ नहीं किया। मैं अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कि इन्होंने जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने सबको बोला था कि आदर्श ग्राम के बेस पे हर एक सांसद को एक एक गांव गोद लेना है। कितने सारे गांव इन्होंने गोद लिए और किसमें काम हो गया? मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एग्जांपल के तौर पे अभी मथुरा सीट पे जो हमारा दूसरे चरण में चुनाव हो रहा है, मतदान लोग कर रहे हैं, उसमें हेमा मालिनी जी ने एक गांव को गोद में लिया था। उस गांव का नाम था मानागढ़ी। वहां के जो लोगों के छत हैं वो तक का चू रहे हैं। सरकारी मशीनरी की तरफ से लोगों के पास कोई संसाधन नहीं पहुंचा, कोई भी सहायता नहीं पहुंची। रोडें आप देख लीजिए, मथुरा में अगर आप चले जाएंगे तो आप रोडें आपको मिलेंगी नहीं, लोग चले कैसे? हेमा मालिनी जी जो वहां पे जो अभी मौजूदा सांसद हैं, कितनी बार उन्होंने आया। अभी इस चुनाव प्रचार में मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के एक महिला कार्यकर्ता ने उनको पीताम्बरा वस्त्र जो वहां का राधे कृष्ण जी का होता है वो वहां पे पहनाने लगी, तो उन्होंने उनको धक्का दे दिया। वो किस वजह से धक्का दे दिया? क्या वो किसी जाति विशेष की थी या क्या थी? कार्यकर्ता थी आपकी, आपने उनका अपमान क्यों कर दिया? अभी आप फेसबुक पे भी आप देख रहे हैं। ठीक है, मथुरा पर आप बात कर रहे हैं, मथुरा पर और बात करेंगे, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हैं हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से जो कुछ बड़े नेता हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक वो वोट डालने के लिए निकले हैं। आप कमल हासन को स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो निकले, और इसी तरह की और भी तस्वीरें अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। कमल हासन, आपको मालूम है कि अभिनेता से अब नेता बन गए हैं और खूब ताल ठोक रहे हैं चुनावी मैदान में, और उसकी तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही और भी तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों से आ रही हैं जहां पर जो बड़े नेता हैं कांग्रेस से लेकर बीजेपी और तमाम बड़ी पार्टियों के, वो वोट डालने के लिए निकले हुए हैं। और इसके साथ ही आप देख लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर वोट मीटर भी चल रहा है, कौन सी सीट पर कितना मतदान हुआ है। खासतौर से इस वक्त हम सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। सुबह 9 बजे तक नगीना सीट पर 11% मतदान हुआ है, और भी जो तमाम सीटें हैं उसके आंकड़े, उसके जो प्रतिशत हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अमरोहा सीट पर 10% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है। तो पूरी इंफॉर्मेशन के साथ नेशनल वॉइस लगातार आपको अपडेट कर रहा है, अलग अलग तस्वीरें शुरू कर देता है। बिरादरी से, जात से, धर्म से, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे डकैत हैं जो समाज में बिरादरी से जुड़ गए, जो कई बहुत सारे ऐसे चोर हैं जो पहले जो बहुत करके कहते हैं हमने कभी चोरी नहीं किया, मतलब इतने ऐसे ख़ानदान से हमने कभी चोरी का नाम नहीं आज तक छुआ तक नहीं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो फिर जो है गिड़गिड़ाते हैं, फिर गिड़गिड़ाएंगे, फिर भावनात्मक रिश्ते बनाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है। आप कोई मेरे ऊपर जो है प्रधानमंत्री को मत थोपिए, प्रधानमंत्री जो है अपनी बात को कह लेंगे, बहुत बड़ी कुर्सी पर है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बारे में बहुत खुलासा कर दिया है कि ये सस्पेंस है, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के देता सस्पेंस है तो हम तो प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, हम तो सस्पेंस बना के ही रखेंगे। आप लोग बब्बर और पंडित चौधरी आदि नाम से पुकारते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्यार से यहाँ पर मुझे बहुत नामों से पुकारा जाता है। कोई मुझे बब्बर कहता है, कोई मुझे गब्बर कहता है, कोई मुझे छोरा कहता है, कोई मुझे हमारो है कहता है, कोई मुझे भैया कहता है, कोई मुझे बिल्लू कहता है। ये मेरे यहाँ पर लोगों के साथ में रिश्ते हैं, अपने अलग अलग नाम से मुझे बुलाते हैं। आपकी लड़ाई किस नाम से और कितनी संभावना है? भैया जो लड़ने आए उनसे पूछो, मैं तो लड़ने नहीं।
तो फतेहपुर सीकरी से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राज बब्बर साहब, उन्हें आप सुन रहे थे। और मथुरा पर हम पहले बात कर लेते हैं, फिर अलग अलग सीटों पर आएंगे, चूंकि मथुरा की चर्चा छिड़ी। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है ये आप जान लीजिए। लोकसभा चुनाव का चरण 2 आज से शुरू होगा। मुझे यकीन है कि आज जिनकी सभी सीटों पर मतदान हो रहा है वे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। मुझे आशा है कि अधिक युवा मतदान केंद्रों पर जाएंगे और मतदान करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और सभी को, देशवासियों को, जहां जहां भी मतदान आज हो रहा है, सबको वोट डालने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की है। तो विनय जी, अभी मथुरा की बात छिड़ी थी। अभिषेक जी ने यह कहा कि वहां पर काम नहीं हुआ है और कई तरह के उदाहरण वो दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि प्रचार में तो कोई कमी नहीं छोड़ी है हेमा मालिनी जी ने। हम लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से, कभी खेत खलिहानों से, कभी गली कूचों से उनकी तस्वीरें आ रही हैं, फोटो क्लिक करवा रही हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है। आप क्यों मानते हैं कि उसका असर? और देखिए हेमा मालिनी जी कुछ कह भी रही हैं, सुन लेते हैं उनको। सब लोग एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, दुश्मन होने के बावजूद सब एक साथ मिलकर मोदी जी को हटाने की कोशिश में है। आप पर मैम बाहरी कैंडिडेट तमाम जो आपके प्रत्याशी हैं अगेंस्ट वो कहते हैं बाहरी हैं, हेमा जी बाहरी, इसका कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे? इसका देखिए, पहला तो ये घर मेरा है जहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बाहरी हैं तो क्या बाहर से हमने इतना काम जो किया ये यहाँ रहते हुए किसी ने नहीं किया। इसके लिए क्या किया जाए बताइए। जो मुझसे पहले सांसद थे ना, तो उनको जाके पूछिए ना, जो RLD के हैं, कि आपने क्यों कुछ नहीं किया। मोदी जी की कितनी हवा है? हाँ, मोदी जी का बहुत हवा है। आपको आप जैसे स्माइल के साथ पूछ रहे हैं जैसे कुछ हवा ही नहीं है। हवा बाकी लोगों का नहीं है, इनका बहुत हवा है मोदी जी का। थैंक यू। पर भरोसा है, वो कह रही हैं कि उन्होंने बहुत काम करवाया है, नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है इस देश में, वो इस बात को मानती हैं। और इससे पहले जो सांसद थे मथुरा में, उन्होंने काम नहीं करवाया है, ये सीधा आरोप लगा दिया है। अभिषेक जी। सुब्रा जी, मैं हेमा मालिनी जी के इस स्टेटमेंट पे मुझे एक चीज ध्यान आ गई। हमारे घर पे जब बच्चे होते ना, तो हम लोग मुंह से या छोटी सी स्पेंगर आता है जिससे हम फुग्गे में हम हवा भर रहे होते हैं। तो जो उन्होंने बात कही हवा की, तो मुझे वही बात ध्यान है, इसलिए मैं मुस्कुरा दिया कि जब हवा जो है ना, इतनी हवा है कि वो हवा में ही उड़े जा रहे हैं हम। ठीक है, अब मैं इनके बात पे मैं एक बात बोल दूं कि इन्होंने आज तक कितने क्षेत्रों का दौरा कर लिया हेमा मालिनी जी ने। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, लोकल ये जब भी आती हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, जब आती हैं तो इस हिसाब से आती हैं जैसे लगता है धार्मिक स्थल का हम टहलने जा रहे हैं, के दौरान तो खूब दौरा किया अभिषेक जी, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। फोटोज देख लीजिए, पब्लिक डोमेन में वो तो मैं कह ही रहा हूँ, इतना दौरा किया कि हेलीकॉप्टर से उतर करके आती हैं और उसके बाद खेत खलिहानों में बाकायदा गेहूं काटने लगती। तो इससे बड़ा दौरा क्या होगा कि आप लाखों रुपए के हेलीकॉप्टर से बैठ करके आए और सिर्फ गेहूं काटने के लिए आए, तो बड़ी बड़ी बात है भाई। ये बात तो मैं मानता हूं कि इससे बड़ा दौरा क्या होगा कि लाखों रुपए खर्चा करके आप आइए और गेहूं काटिए, लेकिन उस गेहूं काटने वाले किसानों के हक के लिए आप बात मत कीजिए। कौन करेगा उनके हक की बात? हमेशा राष्ट्रीय लोकदल इस बात को उठाता रहा है, किसानों के मुद्दे पे इस बात को उठाता रहा है, उनके हक की आवाज को उठाते रहे। माननीय जयंत चौधरी जी, कुंवर नरेंद्र जी गली गली घूम रहे हैं। किस वजह से घूम रहे हैं? वो लोकल है इस वजह से नहीं घूम रहे हैं, वो इस वजह से घूम रहे हैं क्योंकि किसानों के हक को वो समझते हैं। वो जमीनी ग्राउंड पे काम करते हैं, इस तरीके से नहीं काम करते कि ये भरोसा जाकर के मुंबई में हम सिर्फ पिक्चरें बनाए, उसके बाद आकर के यहाँ पे मुंबई के स्टंट करें। जो हुआ वो भूल तो नहीं गए ना सर? क्या करें मैडम? 2014 में जो हुआ उसी का जिक्र अभी कर रही थी हेमा मालिनी भी, कि रालोद के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उन्हें नहीं बोलना चाहिए कि 2014 में कैसे मैंडेट दिया था। हम भूले नहीं है, जनता भूली नहीं है उसे।
इस चीज को आप भी ध्यान रखिए मैडम। और मैं आपको सुब्रा जी बता दूं, इस चीज को हेमा मालिनी जी को अब की बार पता भी चल जाएगा, क्योंकि महागठबंधन ऐसा गठबंधन है जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करता है, सिर्फ बातों पे काम नहीं करता, ना ही जुमलों की सरकार चलाता आप पर है। आरोप लगाया है, उस पर भी जवाब दे दीजिए। हेमा मालिनी जी ने आप पर आरोप लगाया है कि आप लोगों को जब मौका था तो आपने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। जितना आप काम देख रही हैं वो जयंत चौधरी जी ने अपने समय में कराया है, किसानों के लिए काम किया है। इस तरीके से काम नहीं किया कि हमने कार्यकर्ता को धक्का दे दिया, हमें कुछ नहीं है, हम जा करके वहां पे काम करते हैं। हम आते ही नहीं है, वो तो वहां पे जाते ही नहीं है, तो काम क्या करेंगी? अपने गोद लिए हुए गांव पे मैं आपको बता दूं कि दीपा नाम से या मालती नाम से एक महिला है वहां पे, ना ही उसका आज तक राशन कार्ड बना है, ना ही उन 80 बूंदा नाम से एक महिला है 80 वर्ष की, ठीक है, उनका राशन कार्ड आज तक नहीं बना है, ना ही उनको पेंशन, पुरानी पेंशन तक का नहीं मिली है। उस गांव में आप जा करके देख लीजिए कितना काम हुआ है, आपको यथार्थ पता चल जाएगा। हालांकि मथुरा के लोगों ने हर पार्टी को मौका दिया है। 2004 में कांग्रेस को मौका दिया, 2009 में रालोद को मौका दिया, 2014 में बीजेपी को मौका दिया। अब वहां की जनता ही तय करेगी कि जनता पूरा प्यार देगी। विनय जी, ठीक है, ये सब पार्टियां दावा कर रही हैं। सर, आप तो यहाँ पर बैठकर दावा कर रहे हैं, हेमा मालिनी वहां पर दावा कर रही है, आपने सुना ना, वो कह रही है कि मोदी जी की लहर चल रही है, हवा चल रही है। मोदी जी के भरोसे काम वो कर रही हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? वो मोदी जी के भरोसे काम कर रही हैं। आपको जनता मुझे समझा के कुछ नहीं होगा, आपको जनता को समझाना है, देखना होगा जनता क्या फैसला करती है। विनय जी, हाँ, वो जो कह रही है ना, वहाँ काम नहीं हुआ है, मैं बता दूं, वहाँ पे जो भी काम हुआ है इसी गठबंधन की सरकार समाजवादी के समय में काम हुआ। वहाँ पे आप देख लीजिए, वृंदावन में वहीं बगल में है, वहाँ पे जो सड़कें बनी हुई हैं, जो सुंदरीकरण हुआ है, जो मथुरा का सौंदर्यीकरण हुआ है, कितना बदल गया है। यह सब गठबंधन की सरकार के ही समय में काम। आप ये जो गेहूं काट रही थी, बता रही थी, इस तरह की सेलिब्रिटी पिक्चर तो उनका पहले भी आता रहा है। इस तरह की फोटो देना, सेलिब्रिटी फोटो देना इनकी आदत रही है। वह कोई किसानों के हक के लिए नहीं दिया, उन्होंने जैसे पहले अपनी फोटो खिंचवाती रही हैं, जैसे देती रही हैं, उस तरह का एक हिस्सा था। और रही बात जो मथुरा की, तो मथुरा में ये जान लीजिए कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि आज हमारा जो प्रत्याशी है, हमारे गठबंधन का जो प्रत्याशी है, वो जमीनी वहाँ के जमीनी है, वहाँ के लोकल हैं, और वहाँ पे के लोगों के लिए हमेशा दिन रात हमेशा उनके बीच में रह करके काम किया। अब ये आज चुनाव आया है तो ये खूब घूम रही हैं, और साथ में एक छाता लेकर के आदमी चल रहा है। उन्हें क्या पता चलेगा कि पब्लिक को, गरीबों को कैसे धूप लगता है, कैसे कष्ट सहते हैं। वो तो पूरा मौज में जैसे लगता है कि टूर पे निकली हुई है, उस तरह से घूम रही है। बीजेपी के प्रवक्ता को इस डिबेट में नहीं है डिफेंड करने के लिए, इसलिए मैं कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने रखती हूँ। उस आंकड़ों के आधार पर आप जवाब दीजिएगा कि अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी इस बार जा रही है, या फिर हेमा मालिनी को वहां की जनता जवाब देगी, बीजेपी को पसंद नहीं कर रही है, लेकिन आप देखिए कि जो लहर की बात हो रही है या फिर सेंटिमेंट्स की बात हो रही है, वो इस सीट पर काम करती रही है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। इस बार कौन कौन से वहां पर उम्मीदवार हैं हेमा मालिनी के खिलाफ? वहां पर गठबंधन के खाते से रालोद के टिकट पर कुंवर नरेंद्र सिंह हैं, कांग्रेस से महेश पाठक हैं, जिनसे मुकाबला है। लेकिन पहले की जो स्थिति है ये आप देखिए, 2004 में कांग्रेस, 2009 में रालोद, 2014 में भाजपा। और इसके साथ ही अगर विधानसभा चुनाव में क्या हुआ है इस पर भी आप निगाह डालिए तो भी ये लगेगा कि जो सेंटिमेंट्स हैं वो वहां पर काम करते रहे हैं, 2014 में भी और 2017 में भी। 2007 में जो 5 वहां की विधानसभा सीटें हैं, ये विधानसभा चुनावों के आंकड़े हैं, जो 5 विधानसभा सीटें हैं उसमें बसपा को 2, रालोद को 2, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। 2012 में रालोद को 3, बसपा को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। इन दोनों विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी। लेकिन 2017 में 4 सीटें भाजपा को मिली और सिर्फ 1 बसपा के खाते में गई, रालोद या कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली। इसीलिए मैं कह रही हूं कि अगर हेमा मालिनी हवा की बात कर रही हैं, अगर वो वेव की बात कर रही हैं, और अगर आजकल आपको मालूम है कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, आपको मालूम है कि अली बजरंगबली जैसे भी बयान दिए गए हैं, तो आप कैसे इतना आश्वस्त हो सकते हैं कि इस सीट पर जहां पर वेव काम करता रहा है, जहां पर भावनाएं काम करती रही हैं, वहां पर आप लोगों के लिए चुनौती नहीं है? चुनौती बहुत बड़ी है विनय जी। सुब्रा जी, कोई चुनौती नहीं है।
जो पिछला चुनाव हुआ जिसकी आप बात कर रही हैं, आपको बार बार मैंने बताया भी है कि वह एक छल और कपट और झूठ और फरेब की राजनीति उस समय चली थी जिसमें जनता छली गई है। लेकिन आज आप जो राष्ट्रवाद की बात कर रही हैं, हमें अपनी राष्ट्रीयता का, अपनी देशभक्ति का प्रमाण बीजेपी को देने की आवश्यकता नहीं है। उसका प्रमाण हमारे 47 शहीद, जो सैनिक शहीद हुए पुलवामा में, इस प्रधानमंत्री के फेलोर मैनेजमेंट के वजह से उन्होंने वह प्रमाण दे दिया है कि भारत में कितने देशभक्त हैं। यह भारतीय जनता पार्टी को बताने का, इनका जो छद्म राष्ट्रभक्त है ना, राष्ट्रभक्ति है, यह खत्म हो जाएगा। जनता सब जान चुकी है, क्योंकि अब जनता बेसिक मुद्दों को पूछ रही है कि आपने जो वादा किया था, एक बड़ी लंबी वादा की लिस्ट थी इनकी, उस पे आपने कितना काम किया है, उस पे ये बात करने को तैयार नहीं होते। इसलिए अली और बजरंग बली और इस पर जाने की बात करते हैं, क्योंकि अगर वो काम किए होते, जनता के बीच में उन्होंने काम, तो आज अपने काम को गिना रहे होते ना। इन्हें इन सब चीजों पे जाने की आवश्यकता क्यों होती? आज जनता उसी चीज को ढूंढ रही है, वह जान चुकी है कि इन्होंने हमें छला है और यह बहुत बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में हारने जा रहे हैं। आप देखिएगा कि यह 2 के ऊपर नहीं जाएंगे, यह बहुत बुरी तरह से, मैं बार बार कर रहा हूं। ये दूसरा चरण का जो मतदान है, पहले चरण के मतदान में देख लीजिए, आप खुद ही उनके भाषा और लैंग्वेज को देख लीजिए कि पहले चरण के जब मतदान समाप्त हुआ है तो उनका ब्लड प्रेशर किस तरह से हाई हुआ। आज ये दूसरा चरण का मतदान खत्म होने दीजिए, देखिएगा वो पागल हो जाएंगे, वो पागल के होने की स्थिति में है। आरएलडी के लिए तो ये आत्मसम्मान का भी संघर्ष है, क्योंकि 2014 में जो हाल हुआ था, बड़े नेता आपके सीट नहीं बचा पाए थे, एक भी सीट नहीं आई, जयंत चौधरी से लेकर अजीत सिंह। उसके बाद उपचुनाव हुए जिसमें आप लोगों ने खुद को रिडीम किया। अब फिर से एक बार आपके पास मौका है, 0 से कितना बढ़ पाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं, यहां पे आत्मसम्मान की बात नहीं है। आत्मसम्मान के लिए हम काम नहीं करते हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं, हम जनता के हितों के लिए काम करते हैं, हम जनता के हितों की रक्षा के लिए काम करते हैं, क्योंकि जनता ही हमारा आत्मसम्मान है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, मैं आपको अभी छलने का, अभी जो इन्होंने मैनिफेस्टो अभी ताजा इन्होंने लॉन्च किया बीजेपी ने, मैं आपको बता दूं, इन्होंने चिकित्सा में दिया हुआ है कि हम 1400 नए डॉक्टर्स लाएंगे। अभी आप अगर अपनी जो हमारे कैलकुलेशन है, जो अपनी जनसंख्या की कैलकुलेशन है, ठीक है, उसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो 1 लाख पे 1 डॉक्टर किस हिसाब से मानक तय होगा आप देखिए। जबकि 6 मरीजों पे 1 नर्स के प्रावधान है, क्या अभी वो तय हो रहा है? अभी जब आप पूरी जनसंख्या से कैलकुलेशन करने लगेंगे उसको, तो साफ मालूम चल जाएगा कैसे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में छला है। बाद में बोल देंगे कि जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि उत्तर प्रदेश में नौकरियों की कमी नहीं है, लेकिन काबिल लोग ही नहीं है, तो इस वजह से नौकरी नहीं हो पा रही है। हमारे मतलब उत्तर प्रदेश में नौकरी है, लेकिन हम काबिल लोग ही नहीं है, जिसकी वजह से नौकरी, मतलब जितने लोगों ने उनको वोट दिया वो काबिल नहीं थे, तभी उन्होंने उनकी सरकार बनवा दी। सबसे बड़ा प्रमाण तो यही चीजें आप देख लीजिए झूठ बोलने का। उन्होंने तय कौन करता है? मानक तय करती है गवर्नमेंट। लोग उस पे फॉर्म भरते हैं, जब फॉर्म पे लिए अप्लाई होता है, जब वो प्रवेश पत्र भेजते हैं, दैट मीन्स कि वो पूरे मानक को तय करके भेजे हैं और मानक के अनुरूप है, तभी वो जा करके प्रवेश परीक्षा नहीं देते हैं। ठीक है, ये हो गया एक पिटारा उनका। ठीक है, क्योंकि उनको काम क्या कि उनको करना कुछ नहीं है, सिर्फ उनको दिखाना है कि हमने बहुत सारे काम किए हैं। अभी मैं फिर से उस चीज पे आता हूं जो आपने बोला कि राष्ट्रीय लोकदल की आत्मसम्मान की बात है। देखिए, आत्मसम्मान हमारा हमेशा है और रहेगा, क्योंकि हम किसानों की राजनीति करते हैं, हम फरेब की राजनीति नहीं करते हैं, हम जनता को साथ लेकर के चलने की राजनीति करते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी ने अपने झूठ के पिटारे में से झूठ निकाले थे कि किसानों की आय 2 गुनी होगी, ठीक है, तो किसानों ने क्या भरोसा किया? हो सकता है कोई नया पैटर्न लेकर के आए हो जिसकी वजह से उनको वोट दिया उन्होंने, लेकिन क्या हो गया? किसान तो और आमदनी 2 गुनी को कौन कहे, जितनी आमदनी होती थी उससे भी नीचे चली गई। शिक्षा के बजट में 16% इन्होंने कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? इनका एक जुमला चलता है कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं आपको बता दूं, मोदी है तो मुमकिन नहीं है, शिक्षा है तो मुमकिन है, युवा है तो मुमकिन है। उनके इस पिटारे से काम नहीं चलेगा कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी का वेव जो था वो चला गया, झूठ के बल पे जो उन्होंने वेव बनाया था वो चला गया। लेकिन विनय जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग यहाँ पर बैठकर बीजेपी को कोस लीजिए, कांग्रेस भी बीजेपी को कोस रही है, लेकिन कांग्रेस वर्सेस गठबंधन जब होगा तो बीजेपी फायदा ले जाएगी, खासतौर से मथुरा सीट की मैं बात कर रही हूँ।
देखिए ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आज जो हमारी लड़ाई न कांग्रेस से है न किसी से है। इस देश में जो जनता छली गई है झूठ फरेब और इन सब चीजों से, हमारी लड़ाई उस चीज से है। आज हमारी लड़ाई ये है कि आज जनता के बीच में आपने क्या डिलीवर्ड किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो कार्य रहे हैं उन कार्यों को हम जनता के बीच में ले करके गए हैं, तब जनता आज हमें पूछ रही है, तब गठबंधन का परचम अब आज लहरा रहा है। आप देखिए कि इससे पहले कार्य इन्होंने क्या किया और समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने कार्य हुए हैं। वर्ल्ड क्लास के आपको जैनेश्वर मिश्रा पार्क आपको यहीं पे दिया, मथुरा की सड़कें देख लीजिए, मथुरा का विकास देख लीजिए, मथुरा का पर्यटन देख लीजिए। ये सारे कार्य हमने कर करके जनता के बीच में डिलीवर किया है, तब आज गठबंधन का परचम लहरा रहा है। और हमारा गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है और ये हार रहे हैं, इसलिए इनको परेशान। विनय जी तो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस की चुनौती पर। अभिषेक जी क्या आप बोलेंगे? क्योंकि देखिए जो मथुरा की लड़ाई है वहां पर कुंवर नरेंद्र सिंह के सामने सिर्फ हेमा मालिनी नहीं है बल्कि महेश पाठक भी हैं। ये चुनौती कितनी बड़ी है? वोट अगर बट जाएं तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। अभिषेक जी देखिए, पहली चीज तो देखिए, हमारी चुनौती किसी से नहीं है, ठीक है। हमारी चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी से है। बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस अपने बेस पे चुनाव लड़ रही है, हाँ, उसका गठबंधन से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे गठबंधन ने साफ तौर पे क्लियर भी कर दिया। कांग्रेस जो वोट काटेगी, ऐसा नहीं कि आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के वोट काटेगी, वो हो सकता है वोट काटे पूरा बीजेपी के। देखिए, वोट कोई ना कोई देगा, हो सकता है कि उनके वोट कितने आएंगे ये तो समय आने पर तय होगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब जनता वोट देती है ना तो वो सारे मुद्दे देखती है। वो सिर्फ ये नहीं देखती है कि किसने क्या किया है, किसने कौन लोकल है, कौन बाहरी है, क्या चीज। वो जनता ये देखती है कि हमारे लिए काम कौन करेगा। हमारा लोकल व्यक्ति जब उसके पास जाएंगे तो हमारे सारे काम आसानी से कर सकेगा। कुंवर नरेंद्र सिंह जी जो हैं वो महागठबंधन के वो एक ऐसे नेता हैं, ठीक है, ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पूरी तरीके से अपना तन मन धन जनता के लिए अर्पित किया है। वो ग्राउंड जीरो से आए, वो ग्राउंड जीरो से, वो एक कार्यकर्ता है। ये नहीं कि कोई नेता आकर के हम बाहरी से आकर के लेकर के चले आए काम करने के लिए। वो यथार्थ पे जीते हैं। लेकिन बाहरी वाली जो दलील है आपकी वो खारिज कर दी है हेमा मालिनी ने। वो तो कहा कि आप जहां देखिए, वो तो एक्टर है, वो इतनी पुरानी, है। देखिए इसीलिए उनको ड्रीम गर्ल कहा जाता था कि वो बहुत अच्छा सपना दिखाती हैं, ठीक है। तो सपनों की दुनिया से वो आई और सपनों में उनको रहने दीजिए। वो सपने देखना ज्यादा पसंद करती हैं। प्रधानमंत्री भी है, हाँ, ठीक है। तो मैं उसके लिए तो ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन नहीं, वो तो कहती है खुद को मीरा, और ये कहती है कृष्ण का धाम है, कृष्ण की नगरी है और इसीलिए लोग मुझे ही चुनेंगे। अरे वो ऐसी मीरा है तो अपने वोट बैंक को लेने के लिए बेचारे धर्मेंद्र जी को लेकर के उनको आना पड़ा। अगर उन्होंने काम किया होता तो कृष्ण जी उनको आशीर्वाद दे रहे होते। जब वहां के आशीर्वाद दे रहे होते कृष्ण जी उनको। धर्मेंद्र की रैली अगर वहां पर हुई तो जाट वोटर्स पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, ये विश्लेषक भी मान रहे हैं। नहीं देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा सोचना है। कहाँ थी 5 साल भक्त उनको पूछ रहे थे, ढूंढ रहे थे। आज चुनाव समर आया है, चुनाव का मौसम आया है, तो यह टूर मनाने के लिए थोड़ा सा समय निकाल करके आई है। जीत करके वहां की जनता कह रही है कि ये बताएं 5 साल में कितनी बार आई हैं और आज चुनाव लड़ने के लिए आई है। तो एक आदमी जैसे फिल्म की शूटिंग हो रही है, छाता लेकर के उनके साथ साथ चल रहा कि कहीं इनको जो है धूप न लग जाए, कहीं इनको बरसात न पड़े। अरे तो आप जनता के बीच में काम कैसे करेंगे जब आपको इतनी परेशानी, आपको चलने में परेशानी है। ठीक है, मथुरा सीट पर हमने काफी चर्चा कर ली और भी सीटें हैं। कुल 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश में। बहुत ही अहम सीटें हैं। हम और भी चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जनता का मूड क्या कह रहा है और उत्साह लोगों में कितना है वोटिंग को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।